चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में गुड इवनिंग हो। एक सेकेंड बेटा। नहीं है। चलो यहाँ पर देखो, ये बायोटेक्नोलॉजी का है ना। बायोटेक्नोलॉजी में क्या चीज हो रही थी, हम यहाँ पे नए रिस्ट्रिक्शन। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है क्या? यस सर। आ रही है। ठीक है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हम दो तरह के डीएनए वगैरह लेते हैं और दोनों को मिक्स करके एक नया डीएनए बनाते हैं ताकि हम उसका कहीं पर भी यूज कर सके। तो इसके लिए हमको याद रखना है कि भारत में हरि गोविंद खुराना, इनने क्या किया था, डीएनए के अंदर में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के जो कोड रहते हैं उनके बारे में बताया था कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड 3-3 के क्रम में रहते हैं। फिर यहाँ पर स्मिथ और नाथन्स, इनने यहाँ पे एक एंजाइम की खोज करी थी जो इनको क्या बोल रहे थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ये रहता है कि वो कोई भी डीएनए खंड को एक स्पेसिफिक जगह से काट देते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक क्रम है और इसी क्रम को क्या करते हैं, वो यहाँ पे पहचानते हैं और काट देते हैं और इसी चीज का यूज करते हैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर ये जो चीज दिख रही है प्रतिबंधन एंजाइम है ना, तो प्रतिबंधन एंजाइम में क्या चीज हुई कि एक कोई, हाँ आवाज आ रही? क्लियर नहीं दिख रहा है। ये स्क्रीन पे बेटा, वो नेटवर्क में जाओ ना थोड़ा सा, नेटवर्क में जाओ। ठीक है। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, एक प्रतिबंधन एंजाइम है ना। प्रतिबंधन एंजाइम में ये चीज हो रही है यहाँ कि मेन तो इसको स्टीरिया इकोलाई के अंदर में देखा था कि जब वो बैक्टीरियोफेज के साथ में यहाँ पे वृद्धि जो रहती है वो रुक जाती है जब स्टीरिया इकोलाई बैक्टीरियोफेज के साथ में रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रहता है ना, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो डीएनए खंड को ऐसे स्पेसिफिक स्थान से एक स्पेसिफिक स्थान से काट देते हैं। अब यहाँ पर क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रहते हैं। एक क्या होता है यहाँ पे, एक्सोन्यूक्लियस। ये एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब ये चीज हो रहा है कि ये जो डीएनए खंड है उसको किसी छोर से काट दे रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये डीएनए, तो इसको क्या किया, उसने किसी छोर से काट दिया है। अगला क्या होता है यहाँ पे, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, ये एंडोन्यूक्लियस का वर्क होता है कि ये क्या करता है, जो भी यहाँ पे डीएनए रहता है उसको पॉलिंड्रोमिक क्रम में काट देता है। ये पॉलिंड्रोमिक क्रम का मतलब ये होता है कि उसको आगे से पढ़ो। जैसे यहाँ पे ये सीक्वेंस दिख रहा है, इसको हम इधर से पढ़ रहे हैं तो भी ये सेम है, इस साइड से पढ़ रहे हैं तो भी ये सेम है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिंड्रोमिक क्रम। तो ये क्या करता है, जो एंडोन्यूक्लियस रहता है वो किसी भी डीएनए को पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट कर देता है। ठीक है, अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये पॉलिंड्रोमिक क्रम में काट दिए तो इसका जो अगला खंड कोई है, जैसे हमारे पास यहाँ पर दो डीएनए हो जा रहा है, एक क्या है वाहक डीएनए हो गया और दूसरा क्या होता है फॉरिजन डीएनए होता है, जो बाहर से हमको जो डीएनए के साथ में हमको किसी को जोड़ना होता है। जैसे इसके साथ में हमको इसको जोड़ना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इसको एक पॉलिंड्रोमिक क्रम में तोड़ दी। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डीएनए लाइगेज की सहायता से इस खंड को इसके ऊपर में यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पे एडेनिन के साथ में कौन आ जाता है, थाइमिन आता है। एडेनिन के साथ यहाँ थाइमिन, इस थाइमिन के साथ में क्या हो जाना है, एडेनिन हो जाना है, और यहाँ पे थाइमिन के साथ में एडेनिन हो जाना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक अपोजिट क्रम में टूटा हुआ था, तो ये क्या हो रहा है, आसानी से यहाँ पर अब मिक्स हो गया, दोनों आपस में चिपक गए, किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो
जब यहाँ डीएनए लाइगेज के थ्रू इसको जोड़ दिया तो ये जो हमारे को ये वाला डीएनए मिल रहा है ये क्या है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब इसके अंदर में इस वेक्टर डीएनए के और इस फॉरेजन डीएनए इन दोनों के ही क्या हो रहे हैं, हमको कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जब यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रैंड रहता है जो रिकम्बाइंड डीएनए रहता है तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ पॉलिंड्रोमिक क्रम रहते हैं ना, तो कुछ पॉलिंड्रोमिक क्रम के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स रहते हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे इको RY13, इको RY13 ये किस क्रम को पहचानता है, ये इकोलाई RY के अंदर में ये पहचानता है यहाँ पे 5GAATTC और ये हो गया 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। इसी के साथ में क्या रहता है यहाँ पे, अब इसको अपोजिट करो क्योंकि ये पॉलिंड्रोमिक क्रम में तोड़ने वाले एंजाइम है, तो इसका पॉलिंड्रोमिक क्रम क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्राइम CTTA और यहाँ पे हो गया G और 5 प्राइम ये हो गया। तो ये एक पॉलिंड्रोमिक क्रम हो गया जो इकोलाई RY13 के द्वारा पहचाना जाता है। अगला है यहाँ पे एक और एंजाइम ALU फर्स्ट, ऑर्थोबैक्टीरिया ल्यूटियस। जो ऑर्थोबैक्टीरिया ल्यूटियस है ये किस क्रम को पहचानता है, यहाँ पे ये 5 प्राइम AGCT और इस साइड में यहाँ पे 3 प्राइम। फिर इसका पॉलिंड्रोमिक क्रम क्या हो गया यहाँ पे 3 प्राइम TCGA और ये हो गया यहाँ पे 5 प्राइम, ये हो जाता है पॉलिंड्रोमिक क्रम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे और भी यहाँ पर ये रहते हैं, ये व्हाइट बोर्ड लेने दो। ठीक है, अगला ये भी याद रखना है ना, ये नोट कर लेना BAMH1 ये किसको पहचानता है यहाँ पे, ये क्या है बेसिलस एमिलोल्यूटियोफेरियंस है ना, बेसिलस एमिलोल्यूटियोफेरियंस है, ये पॉलिंड्रोमिक क्रम को पहचानता है 5 प्राइम GATTC और ये हो गया 3 प्राइम। एक मिनट रुकना सब। सर कहाँ गए? नहीं गए, यही हूँ। चलो इसका क्रम देखो 3 प्राइम, जिसका पॉलिंड्रोमिक क्रम कैसे हो जाएगा, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पर क्या हो गया थाइमिन, यहाँ पर हो गया एडेनिन, यहाँ पर हो गया ग्वानिन, यहाँ पर हो गया ग्वानिन और यहाँ पे हो गया 5 प्राइम है ना, तो ये क्रम यहाँ पर रहना है। अगला क्रम क्या याद रखना है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इकोलाई R2, ये यहाँ पर एक एंजाइम है और ये किस क्रम को पहचानता है, ये क्रम को पहचानता है यहाँ पे 5 प्राइम CCTGG और ये होता है 3 प्राइम, और इस साइड में इसका पॉलिंड्रोमिक जब बनाएंगे तो 3 प्राइम GGACC और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्राइम, इस क्रम को पहचानता है।
ठीक है। अगला तो इतने क्रम यहाँ पर याद रखने हैं कि ये जो पॉलिंड्रोमिक क्रम रहते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये पॉलिंड्रोमिक क्रम रहते हैं जो डीएनए वगैरह के अंदर में और स्टीरिया ई कोलाई के अंदर में उपस्थित रहते हैं, और यही क्या करते हैं यहाँ पे नए एक डीएनए के निर्माण में सहायता करते हैं। अब यहाँ पर एक मेथड आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा था, यहाँ पे हम डीएनए खंडों को अलग कर रहे थे। ये डीएनए खंडों को अलग करने के लिए एक मेथड्स रहती है यहाँ पे ना। ये पेन लेने दो। क्या करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं यहाँ पे सेपरेशन और फ्रेगमेंट, ये क्या सेपरेशन ऑफ डीएनए बैंड्स है ना। तो डीएनए बैंड्स को हम क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। अब कैसे करते हैं यहाँ पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे जेल लेते हैं, वो क्या रहता है यहाँ पे एगारोज जेल रहता है। वो जो एगारोज जेल रहता है ये अगर शैवाल से हम प्राप्त करते हैं, और इसी के क्या जो अदर नाम है वो क्या रहता है, ग्लाइसेरिया और जेलिडियम। ये दो शैवाल रहती है जिससे अगर शैवाल प्राप्त होती है, वो अगर जेल प्राप्त होता है, ये कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और अगर कभी जो ये कम सुचालक है तो इसके अंदर में क्या कर देते हैं, पानी और लवणों को मिक्स कर देते हैं ताकि ये और ज्यादा क्या हो जाए, सुचालक हो जाए। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, एक साइड में यहाँ पे क्या रहना है, प्लस चार्ज रहना, और एक साइड में यहाँ पे माइनस चार्ज रहना। तो डीएनए खंड, हमने डीएनए खंड के लिए बताया था कि ये क्या हो रहा था, यहाँ पे माइनस चार्ज रहता है। तो माइनस चार्ज के कारण कहाँ पर जाने लगते हैं, इस साइड में यहाँ पे ये प्लस चार्ज की ओर जाने लग जाते हैं। और इस साइड में यहाँ पर जब वो जा रहा है तो जो खंड जितना ज्यादा बड़ा रहता है वो उतनी जल्दी इस प्लस चार्ज के साइड में पहुंचता है। जो जितना ज्यादा छोटा रहता है वो क्या रहता है, उतना ज्यादा उतना कम उस पर माइनस चार्ज रहेगा, तो वो उतना दूर रहेगा इस प्लस चार्ज से। अब क्योंकि यहाँ पे डीएनए खंड के लिए बताया था, ये खंड यहाँ पे दिखाई नहीं देते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड है ना, ये इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड लेते हैं और इससे क्या करते हैं, इसका अभिरंजन करते हैं, जिसके कारण हमको वॉयलेट या मतलब रंगी वो नारंगी कलर दिखाई देने लगता है जब हम उसके ऊपर में यूवी लाइट्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो बैंड रहते हैं जब हम इस पे पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो वो हमको बैगनी कलर के दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम क्या करते हैं यहाँ से अलग कर देते हैं। और अलग करके क्या करते हैं, अभी ये जो हमने यहाँ पे एक डायग्राम ये देखा था, एक सेकेंड आ गया, ये यहाँ से हमको ये जो रिकम्बाइंड डीएनए मिला है और ये जो वेक्टर डीएनए, इसके साथ में उस क्रम को जोड़ देना है। और उस क्रम को जोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पीसीआर मेथड का यूज करते हैं क्लोनिंग के लिए। अब पीसीआर मेथड क्या होती है, यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे बहुत एक पॉलीमर है हमारे पास, इसको हमने एक स्पेसिफिक खंड में काटा, और स्पेसिफिक खंड में काटने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी कंटिन्यू कॉपी करवाते हैं। तो ये जो एक कोई जीन था, यही जीन हमको क्या हो रहा है, यहाँ पर बार बार प्राप्त हो रहा है। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हजारों प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, यहाँ पे पीसीआर, ठीक है, पीसीआर के द्वारा हम यहाँ पे हजारों प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, जो नया डीएनए रहता है उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं। फिर यहीं पर आता है एक वाहक आता है। वाहक का मतलब किसी भी चीज को ले जाने वाला। तो यहाँ पे हम एक वाहक यूज करते हैं, और इस वाहक के लिए हम क्या करते हैं, ई कोलाई आरफर्स्ट का जो यहाँ पे एक डीएनए मतलब प्लाज्मिड रहता है उसका यूज करते हैं। और उसमें क्या रहता है, यहाँ पे हम ये PBr322 रहता है ना। अब इसमें यहाँ पे कुछ पार्ट दिखाई देते हैं, ये पार्ट याद रखना है। जैसे सबसे पहले क्या है, ये ओरी का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है ना। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मतलब क्या हो रहा है, इस वाले स्थान से ये जो यहाँ पे ये वाहक दिखाई दे रहा है, इसका क्या होता है, प्रतिकृतिकरण मतलब रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब डीएनए खंड के साथ में वो कोई अनुक्रम जुड़ता है तो यहाँ से इस ओरी वाले पार्ट से क्या करता है, वो रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है। लेकिन कहाँ पर, जब कोई होस्ट सेल में, जैसे होस्ट सेल यहाँ पे हमारे पास ई कोलाई है और ये हमारे पास प्लाज्मिड, तो इसकी जब कॉपी होना इसके अंदर में स्टार्ट होना है तो वो कहाँ से होना है, इस ओरी वाले स्थान से होना है, ठीक है। और यही नियंत्रित करता है कि डीएनए की कितनी संख्या वगैरह बनाना, कितने यहाँ पे खंडों को क्लोन करना है, ठीक है। अगली चीज जो रहती है, ये ओरी में क्या होता है, यहाँ पे एम्फिसिलिन, और ये यहाँ पे दिया है
ये एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये क्या रहता है यहाँ पे एंटीबॉडी रहती है जो क्या करते हैं उन जीनों को निष्क्रिय करते हैं जो किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं करते उसको। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, इतनी चीज याद रखना है कि ये जो AMPR हो गया और TER हो गया, ये क्या रहते हैं, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है जो उन जीनों को सक्रिय होने से रोकते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे उसकी बात करें इस प्लाज्मिड की, तो ये जो प्लाज्मिड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं PBR 322, ये क्या रहता है, इसका जो अणुभार रहता है, ये अणुभार भी याद रखना है 1 × 10⁶ रहता है, ठीक है, इतना इसका अणुभार रहता है और ये द्विगुणन को नियंत्रित करने वाले जीनों का यहाँ पर बना हुआ रहता है और इसी को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वाहक बोलते हैं। कि किसी भी जीन वगैरह की अगर हमको क्लोनिंग करना तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ और यहाँ पे प्लाज्मिड रहता है, जैसे रहता है यहाँ पे एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का मतलब ये हो रहा है कि ये यहाँ पे किसी भी चीज को जोड़ने के लिए, जैसे ये जो हमारे पास यहाँ पे रिकम्बाइन, जैसे हमारे पास एक ये वेक्टर डीएनए था और एक ये यहाँ पे फॉरेजन डीएनए था, इन दोनों को क्या कर रहा था, ऐसे स्पेसिफिक क्रम में तोड़ दिया था और इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है ये एफ प्लाज्मिड। अगला एक रहता है आर प्लाज्मिड। तो आर प्लाज्मिड के ऊपर में क्या रहते हैं, ये जो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के अणु दिख रहा है, ये एंटीबायोटिक्स के अणु आर प्लाज्मिड के ऊपर रहते हैं और इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे ये PBR 322 यूज करते हैं और इसके अंदर में क्या रहता है, यहाँ पे एक बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम रहता है। बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम रहता है जो इन मतलब 2 स्थानों पे क्या करता है, इसमें कोई प्रतिरोधी या कोई एंटीबायोटिक्स को नियंत्रित करके रखता है, ठीक है। इसके बाद में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे और भी हम दूसरे वाहकों का यूज करते हैं, जैसे फेज संवाहक है ना, फेज वेक्टर। तो जो लैम्डा फेज बैक्टीरिया सुना होगा, लैम्डा फेज बैक्टीरिया, लैम्डा फेज बैक्टीरिया क्या करता है, इसका जो प्लाज्मिड रहता है लैम्डा फेज का, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा रहता है और उसमें नॉन कोडिंग रीजन ज्यादा रहते हैं, मतलब वो वाला रीजन उपस्थित रहता है जिसके कारण में कोई अमीनो अम्ल वगैरह नियंत्रित नहीं होते हैं, ठीक है। याद रहेंगी इतनी चीजें? यस सर। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट चीज, अब ये बायोरिएक्टर है ना, तो बायोरिएक्टर ये क्या है, हम यहाँ पे बायोरिएक्टर का यूज अच्छे से दिख नहीं रहा है बेटा, नेटवर्क में जाना पड़ेगा और क्वालिटी चेंज करना पड़ेगा तुमको तुम्हारे इसकी मोबाइल पे। अब दिख रहा है, देखो। नो सर। बेटा तुम्हारे सर साफ साफ नहीं नजर आ रहा। तो बेटा ये ना तुम्हारे यहाँ दरअसल नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क में जाओगे तब। बाकी लोगों को आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। जिसके यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, उसके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, फिर थोड़ा देख लेना, ठीक है। चल, अगली चीज क्या है, यहाँ पे ये बायोरिएक्टर दिख रहा है। बायोरिएक्टर मतलब क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे हम किसी भी जैविक पदार्थ का संवर्धन कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास हमने अभी वो रिकम्बाइंड डीएनए बनाया था, उससे जो सूक्ष्म जीव हमने यहाँ पे विकसित करे थे, उनकी संख्या में वृद्धि करवाएंगे और संख्या में वृद्धि करवा के हम क्या कराएंगे, यहाँ पे जो भी हमको हार्मोन चाहिए, एंजाइम चाहिए या कोई एंटीबायोटिक्स चाहिए, तो वो सब हम प्राप्त करेंगे किसके थ्रू, इन बायोरिएक्टरों के थ्रू। तो इनकी जो संवर्धन क्षमता रहती है, जैसे यहाँ पर जो बायोरिएक्टर देख रहे हैं या कोई भी बायोरिएक्टर हो, उसकी जो संवर्धन क्षमता रहती है वो 100 से लेके 1000 लीटर तक की रहती है। 100 से लेके 1000 लीटर तक की रहती है। और इसमें क्या करते हैं, एक डिजाइन कैसे करते हैं, इसमें एक बड़े बर्तन के समान लेते हैं और उसके अंदर में हम यहाँ पे जंतु, पादप या तो फिर कोई सूक्ष्म जीव की कोई कोशिका वगैरह को कच्चे पदार्थ के रूप में हम इसमें रख देते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ एंजाइम वगैरह भी रखते हैं जिसके कारण वो वृद्धि करे।
तीसरा, ये जो बायोरिएक्टर दिख रहा है इसके अंदर में हम एक अनुकूलित परिस्थितियां बनाते हैं या एक अनुकूलित टेम्परेचर देते हैं जिसके अंदर में वो कोशिका जो हमने रखी हुई है वो आसानी से क्या कर सके, वृद्धि कर सके। उसके लिए हम उसमें क्या करेंगे, तापमान नियंत्रित करेंगे, उसका पीएच लेवल नियंत्रित करेंगे, उसमें लवण, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब चीजें हम क्या करेंगे उस कोशिका के अनुसार या जितनी उस कोशिका को आवश्यकता है उसके अनुसार हम यहाँ पे अंदर साइड में प्रतिस्थापित कर देंगे। फिर यहाँ पे ये अंदर साइड में ये यहाँ पे फ्लैट्स ब्लेड दिख रहे हैं ना, ये ब्लेड क्या करते हैं, यहाँ पे रोटेट होते हैं, वो जो संवर्धन माध्यम है उसको एक जैसा बना के रखते हैं ऊपर से नीचे तक। अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या चीज होंगी, यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल वगैरह नीचे तली वगैरह में बैठने लगेगा, तो क्या होते हैं हम इसको यहाँ पे घुमाते रहते हैं, जिसके कारण में यहाँ इस बायोरिएक्टर के अंदर का जो वातावरण रहता है वो एक जैसा बना हुआ रहता है, सारी जगह पे एक जैसा न्यूट्रिएंट मटेरियल वगैरह रहता है। जब सारी जगह पे एक जैसा न्यूट्रिएंट मटेरियल रहेगा, सारी जगह पे एक जैसी ऑक्सीजन रहेंगी, तो क्या चीज होना है, जो भी अंदर कोशिका हमने प्रतिस्थापित करी थी या इसके अंदर में हमने जो कोशिकाएं रखी थी वो आसानी से क्या कर लेना है, ग्रोथ कर लेना है और वृद्धि करके अपने को जो भी उत्पाद चाहिए वो उत्पाद हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो बायोरिएक्टर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी इस तरह हमको कोई एंजाइम चाहिए, एंटीबायोटिक्स चाहिए या कोई भी ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों की सहायता से या कोशिकाओं की सहायता से उत्पन्न करते हैं, उसके लिए उसके उत्पादन के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे बायोरिएक्टर। और कब, जब हमको बहुत ज्यादा मात्रा में उसका अमाउंट चाहिए, कि जैसे हमको 100 लीटर इंसुलिन चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा सा बायोरिएक्टर लेंगे, उसके अंदर में ई कोलाई डालेंगे और उससे फिर हम इंसुलिन प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जिनको हमको बड़ी मात्रा में या इंडस्ट्रियल रूप से चाहिए तो हम बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अगली चीज इसमें एक चीज याद रखना है कि क्वेश्चन आता है कि बायोरिएक्टर में तापमान नियंत्रण क्यों जरूरी है। ये बायोरिएक्टर का तापमान अपने आप बढ़ कैसे जाता है, तो क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में सूक्ष्मजीव क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, उसके अंदर में यहाँ पे रिप्लिकेशन वगैरह चलते रहता है, प्रजनन चलते रहता है, वो प्रोडक्शन चलते रहता है जो मटेरियल हमको चाहिए। इसीलिए क्या होता है, बायोरिएक्टरों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण में उसके अंदर में जो हमने कोशिका प्रतिस्थापित करी थी वो भी डेथ हो जाएंगी उसकी, और डेथ अगर होगी तो हमको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बायोरिएक्टर का तापमान नियंत्रित रखते हैं, या बायोरिएक्टर का तापमान वो रखते हैं जिसके कारण जिस तापमान पे इसमें हमने जो सूक्ष्मजीव या कोशिका डाली थी वो आसानी से वृद्धि कर जाए। ठीक है, याद रहेंगी बेटा। ठीक है, बेटा लोगों ठीक है इतना। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। दरअसल आज थोड़ी सी वो, पता है, एक सेकंड रुको बताने दो।